Hello D bankers, welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series. In today's lecture 9 हम डिस्कस करेंगे आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो देखिए फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज हम क्यों लेके आए थे। आपके पास टाइम की कमी रहती है, मार्च आपका क्लोजिंग में जाएगा, यू ऑल आर सो बिजी, तो आपके पास हार्डली अप्रैल रहता है। बट बेटर यही रहता है कि थोड़ा टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। तो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज में विद 25 लेक्चर्स जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इसके थ्रू आपकी जैम में 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये आप 50 मार्क का बेंच मार्क जो है क्रॉस कर पाए। 50 मार्क्स लेना ही तो प्रॉब्लमेटिक है। कई बार क्या होता है 45 पे अटक रहे हो, 46 पे, फिर ओवरऑल आपका 200 नहीं बन पाता। तो ये सीरीज इसलिए लाई गई है कि इस बार तो आपका 50 वाला जो ये है बेंचमार्क है वो क्रॉस हो पाए। ओके, तो चलिए उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक फ्री बुक के बारे में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस ई बुक में आपको क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और उनको कैसे अप्रोच करना है। पीवाईक्यू सिंस 2023, बिकॉज पीवाईक्यू से तो आपको पता चल रहा है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट ज्यादा आ रहे हैं। देन 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल है। फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जस्ट बेसिक डिटेल जो आपको अपनी एंटर करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। सी आई एम अंडर द वेदर, सो सॉरी अगर आपको थोड़ी सी वॉइस कम लगती है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो आई ट्राई टू स्पीक एज मच एज लाउडर आई कैन। ओके, तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम देखो, पहले क्या था, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम थी, एनबीएफसी के लिए अलग से ऑम्बड्समैन था, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग था। बैंक से प्रॉब्लम है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम के पास अप्रोच करो। एनबीएफसी से प्रॉब्लम है तो वहां पे जाओ, फिर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन फेल होगी, पेटीएम जीपे वगैरह यूज किया तो वहां पे जाओ। अब सब कुछ एक जगह ही ले आए हैं। ठीक है, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 में कि एक ही जगह पे कंप्लेंट कर लो, चाहे बैंक से दिक्कत है, चाहे एनबीएफसी से, चाहे पेटीएम वगैरह पे जो आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल ना हुई हो। तो कॉस्ट फ्री रिड्रेसल है। अगर रेगुलेटेड एंटिटी आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करती ना विद इन 30 डेज, तो आप ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है। वन नेशन वन ओम्बड्समैन है, सीनियर ऑफिशियल होता है। अब मैं इसके बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखो, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में ना जैन 2026 में कुछ अपडेट्स किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, बट एप्लीकेबल कब से होंगे, जुलाई 1 2026 से। क्या किए गए हैं, जो पहले कंपनसेशन थी ना वो 20 लाख से बढ़ा के कर दी 30 लाख। मेंटल हरासमेंट का 1 लाख मिलता था, उसको बढ़ा के कर दिया 3 लाख। बट आपको जब मई 2026 वाला साइकिल है ना, उसमें आपको अब वो जो ये आपके है ना अपडेट से ही आते हैं दिसंबर 2025 तक के। तो ये तो जनवरी में चेंज हुआ, बट यू शुड नो, अगर क्या पता ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि लिमिट बढ़ा दी गई है कितनी की है, तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज नवंबर साइकिल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। राइट, चलिए रेगुलेटेड एंटिटीज जो कवर की जा रही है, देखो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल बट 50 करोड़ और उससे अब का डिपॉजिट साइज अगर है, एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसे एलआईसी हाउसिंग और फाइनेंस कंपनी वगैरह है वो, जो ऑथोराइज की गई है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, एनबीएफसी की बात हो रही है, और जिनके पास कस्टमर इंटरफेस है, एसेट साइज है जिनका 100 करोड़ और अब। सिस्टम पार्टिसिपेंट सभी तरीके के बैंक एज वेल एज नॉन बैंक जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आल्सो कवर्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021। अब ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है ओम्बड्समैन की, आरबीआई के द्वारा फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स डिप्टी ओम्बड्समैन जो है अपॉइंट होता है। सारी कंप्लेंट्स जो है वो रिसीव की जाती है सीआरपीसी सेंटर जो चंडीगढ़ में है। जो भी आप कंप्लेंट करो, जहां से भी आपको दिक्कत है, आएगी वो सीआरपीसी चंडीगढ़ में, फिर सीआरपीसी चंडीगढ़ छांटेगा उन कंप्लेंट्स को, फिर डिफरेंट डिफरेंट ओम्बड्समैन के पास भेजी जाएगी। जो भी पावर है वो स्पेसिफाई की जाएगी आरबीआई के द्वारा, किस तरीके से कंप्लेंट्स जो है वो सॉल्व होती है। देखो, एग्रीमेंट के द्वारा हो सकती है, कंसाइलेशन के द्वारा, मेडिएशन के द्वारा, फिर बाद में अवार्ड पास होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ट्राई किया जाता है कि एग्रीमेंट से सॉर्टेड आउट हो जाए, है ना, आपसी सलामती से, मतलब आपसी एक तरीके से उनके बीच में थोड़ा ये हो गया कि चलो बैंक ने पे कर दिया अमाउंट, अगर डिडक्ट हुआ था कस्टमर ने भी मान लिया। फिर अगर नहीं हो रही वो चीज, फिर बाद में ओम्बड्समैन अवार्ड पास कर देता है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहता है,
आप खुद कर सकते हो, आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ऑनलाइन पोर्टल पे जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंप्लेंट फाइल करते हो, फिजिकल मोड में भी कर सकते हो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको करनी पड़ती है। पावर क्या रहती है ओम्बड्समैन के पास? उनके पास पावर है कि रेगुलेटेड एंटिटी और किसी और आरई से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि मुझे डिटेल दो, कौन से पैसे जो है डिडक्ट हुए कस्टमर के अकाउंट से। अगर नहीं प्रोवाइड की गई बैंक या किसी और रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा, तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और वैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी जाती है। बट अगर लॉ का मामला है, कंसेंट है कस्टमर का, नेचुरल जस्टिस फेयर प्ले होना है, तब आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो ईडी वाले आगे, उनको डिटेल अगर चाहिए तो। देखो सीआरपीसी में कंप्लेंट क्या करी जाती है, छांटी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट ओम्बड्समैन के पास पहुंचाई जाती है। और रेजोल्यूशन अवार्ड आपके ओम्बड्समैन ऑफिस में कैसे होता है, फैसिलिटेशन, मेडिएशन, कंसाइलेशन, फिर अवार्ड पास होता है। ठीक है। प्रोसीडिंग्स कैसे रहते हैं ओम्बड्समैन ऑफिस में? नॉट बाउंड बाय रूल ऑफ एविडेंस। देखो रेगुलेटेड एंटिटी को रिटर्न रिस्पॉन्स देना होता है विद इन 15 डेज। जैसे अवार्ड पास हुआ उसके बाद अगर आरई ने, रेगुलेटेड एंटिटी ने 15 दिन में रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर अपील नहीं कर सकते ये। यानी बैंक के पास फिर राइट नहीं होगा कि वो आगे हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर पाए कि इस फैसले में तो गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। तो वो नहीं कर सकते अगर 15 दिन में रिटर्न रिस्पॉन्स रेगुलेटेड एंटिटी नहीं प्रोवाइड करती है तो। अवार्ड जो ओम्बड्समैन के द्वारा पास होता है, बेस होता है वो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग लॉ प्रैक्टिसेस के ऊपर। डायरेक्ट परफॉर्मेंस है, अगर जितना अमाउंट डिडक्ट हुआ आपका अकाउंट से उतना ही पे किया जाएगा, कोई सीलिंग नहीं है। बाकी आगे जो लॉस है, जो मेन कॉन्सिक्यूशनल लॉसेस है कि जो पैसे आपके डिडक्ट हुए उसकी वजह से आपको आगे कोई और लॉस हो गया, तो 20 लाख है अभी, है ना। मैंने बताया ना जनवरी में चेंजेस आए, 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगा, कितना कर दिया गया, 30 लाख। सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2026। और जो आपको मेंटल हरासमेंट हुई, टाइम गया आपका, हरासमेंट 1 लाख था, है ना, अभी 2021 में क्या बढ़ा दिया, 3 लाख बढ़ा दिया है। बस पता होना चाहिए कि कितना इंक्रीज किया है। फिर स्टेप जो क्या फॉलो होते हैं जब अवार्ड पास होता है, एक्सेप्टेंस लेटर टू आरई विद इन 30 डेज अनलेस अपील और लैप्स। ठीक है, इतने दिन में जो आप एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव करो, अदरवाइज अपील नहीं कर सकते, वो अपील आप जो राइट खो देते हो। अब अगर आपको अपील करनी है, किसके पास करोगे? बैंक को दिक्कत है, जो अवार्ड पास हुआ दैट इज नॉट फेयर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ आरबीआई डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्टर कर रहा है स्कीम को, दोनों पार्टी कर सकती है, कस्टमर भी और बैंक भी, या और रेगुलेटेड एंटिटी भी। अगर रेगुलेटेड एंटिटी को अपील करनी है जिसमें बैंक एनबीएफसी सॉरी, उनको क्या करना पड़ता है, प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता है चेयरमैन को और एमडी सीईओ ऑफ ईडी ऑफिशियल ऑफ इक्वल रैंक। ओके, फिर जाके वो अपील कर सकते हैं। देन अपील फाइलिंग जो आपका रहता है टाइम फ्रेम, वो क्या है? देखो, डिड कंप्लेनेंट एक्सेप्ट द अवार्ड, एक्सेप्ट किया क्या? अगर एक्सेप्ट कर लिए तो बैंक्स के लिए 30 डेज का अपील पीरियड होता है। वो स्टार्ट कब से हो जाता है? डेट द बैंक रिसीव कंप्लेनेंट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड। नहीं किया एक्सेप्ट तो 30 डेज अपील पीरियड स्टार्ट हो जाता है डेट जब से कंप्लेनेंट ने रिसीव किया अवार्ड, जो उसको कम्युनिकेशन हुई। अब 30 डेज रहते हैं आपके पास फाइल करने के लिए अपील। ठीक है, उसके अंडर आप कर सकते हो। ऑप्शनल एक्सटेंशन आपको कब मिलेगी? मैक्सिमम 30 डेज की और मिल सकती है, बट अगर ये दिखा दिया कि डिले क्यों हो रहा है, वैलिड है अगर आपका, पर वो ओम्बड्समैन के उस पे ही है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं 30 डेज का आगे, और एक्सटेंशन पीरियड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। मैंडेटरी नहीं है ये कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर सफिशिएंट कॉज आपने दिखा दिया कि क्यों डिले हुआ, हम 30 डेज में अपील नहीं कर पाए, ये दिक्कत थी, और वो सेटिस्फाइड है ombudsman, तो फिर आपको ऑप्शनल 30 एडिशनल डे मिल सकते हैं आगे अपील फाइल करने के लिए। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ग्राउंड फॉर नॉन मेंटेनेबिलिटी। कंप्लेंट अगर आप फाइल कर रहे हो डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास, आप आरई के पास गए ही नहीं, मतलब आपने बैंक को अप्रोच ही नहीं किया, सीधा ओम्बड्समैन के पास चले गए, तो ओम्बड्समैन नहीं रिसीव करेगा आपकी कंप्लेंट्स। आरई के साथ तो कंप्लेंट लॉन्च कर ली, बट 30 दिन का पीरियड अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, पहले ही चले गए ओम्बड्समैन के पास, तो ओम्बड्समैन रिसीव नहीं करेगा। बट हाँ, एक कंडीशन है, अगर 30 दिन में बैंक ने आपको रिप्लाई प्रोवाइड कर दिया तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर जा सकते हो। कंप्लेंट करो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, और रिप्लाई नहीं रिसीव हुआ, तो भी नहीं जा सकते आप, मतलब ओम्बड्समैन आपको जो है वो आगे एंटरटेन ही नहीं करेगा। पहले से ही ओम्बड्समैन के पास चली है कंप्लेंट्स आपकी, सीआरपीसी है दिस, ओके, और अंडर प्रोसेस है सिमिलर कॉज ऑफ एक्शन के लिए, तो वो भी क्यों एक्सेप्ट होगी? अब अगर बैंक का कोई कमर्शियल डिसीजन के रिगार्डिंग कंप्लेंट कर दे, तो आप जाते हो ओम्बड्समैन के पास, आप बोलते हो कि बैंक ने मेरा लोन पास नहीं किया,
दैट इज बैंक कमर्शियल डिसीजन। नहीं पास किया, बैंक को लगा होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन, तो आप वो कंप्लेंट लेके थोड़ी जाओगे ओम्बड्समैन के पास। अगर आपका डिस्प्यूट है वेंडर और रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में, तो आप ये वाली कंप्लेंट लेके नहीं जाओगे। ठीक है, कंप्लेंट एड्रेस हो रही है अदर अथॉरिटीज को जो डायरेक्टली एड्रेस नहीं होती ओम्बड्समैन को, वहां पे वो कंप्लेंट्स लेके नहीं जाओगे। कंप्लेंट्स रेज की जा रही जनरल ग्रेवियंस अगेंस्ट द मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑफ आरई, तो ये कंप्लेंट्स भी ओम्बड्समैन रिसीव नहीं करते हैं। अब कंप्लेंट है डिस्प्यूट से जिसमें एक्शन इनिशिएट किया गया आरई के द्वारा इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, लॉ की साइड से ऑर्डर था, तो एक्शन जो आगे लिया गया बैंक के द्वारा कि इनको जो है लोन पास नहीं होना, कि या कोई और चीज थी। ठीक है, तो उसकी कंप्लेन लेके थोड़ी जाओगे आप। ठीक है, अब कंप्लेंट जिसमें लीक डेफिशिएंसी जो सर्विसेज में रिलेट टू एन एंटिटी जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड ही नहीं है, ना तो एनबीएफसी, ना आपके ये जीपे पेटीएम और भी कुछ है जो आरबीआई के अंडर आते ही नहीं है, उनकी कंप्लेंट्स लेके नहीं जा सकते हो। दो बैंक्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो वो कंप्लेंट ऑम्बड्समैन के पास नहीं जाएगी। इम्प्लॉय इम्प्लॉयर का झगड़ा हो गया, वो कोर्ट में सेटलमेंट होगी ना, ऑम्बड्समैन क्यों देखेगा ऐसी कंप्लेंट्स को। अब्यूसिव है कंप्लेंट्स, वो भी नहीं जाएगी, फेक है, वो भी कंप्लेंट ombudsman के पास नहीं जाएगी। पहले से कोर्ट में चला हुआ है आपका कंप्लेंट्स, ठीक है, कोर्ट में जो चला हुआ है तो वो वहीं पे जाएगी ना। एक्सपायरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो वो ombudsman अप्रोच ही नहीं करेगा। इनकम्प्लीट डिटेल के साथ कंप्लेंट्स करवाते हो अगर डिपॉजिट्स, तो वो भी ombudsman नहीं देखेगा। कंप्लेंट लॉन्च की थ्रू एडवोकेट आपने, तो वो नहीं होगी आगे रिसीव, बट एक कंडीशन है एडवोकेट के साथ खुद धोखा हुआ हो बैंक की साइड से, वही एग्री जो पर्सन है ना, वही एग्रीव्ड पर्सन है बेसिकली, उसके साथ ही प्रॉब्लम हुई थी, वो एज अ कस्टमर जा रहा है तो वो जा सकता है, बट अगर वो अपने क्लाइंट के लिए कंप्लेंट फाइल करना चाहता है फिर वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब कंप्लेंट जिसमें ऑफर कर रहे हो सजेशन गाइडेंस एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो तो वो नहीं जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कौन सी कंप्लेंट रिजेक्ट हो रही है, नॉन मेंटेनेबल है, सजेशन दे रहे हो आप, गाइडेंस सीकर एक्सप्लेनेशन, सफिशिएंट कॉज ही नहीं है कि ombudsman को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर अननेसेसरली जो है वैसे कंप्लेंट रेज कर रहा है बट कोई भी लॉस तो उसको हुआ नहीं। अब अगर कंपनसेशन ही आप पैसे डिमांड कर रहे हो जो बियॉन्ड द पावर ऑफ ombudsman है, आपने 20 लाख की जगह बोल दिया 40 लाख चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रीजनेबल डिलीजेंस के साथ आपने फाइल ही नहीं की। और कुछ कंप्लेंट्स होती है जहाँ पे इलाबोरेट डॉक्यूमेंट्री ओरल एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसीडिंग्स की, तो वो कोर्ट वगैरह में होगा ना फैसला, ओम्बड्समैन के पास नहीं होगा। ओम्बड्समैन को लगता है कोई फाइनेंशियल लॉस ही नहीं हुआ, कोई डैमेज ही नहीं हुई, कोई इनकन्वीनियंस ही नहीं हुई कंप्लेनेंट को, तो वो कंप्लेंट्स क्यों लेगा ओम्बड्समैन, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एक तरीके से कंप्लीट होता है, टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट वन। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस बार भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, कितना लॉस पे आपको कितना अमाउंट मिलता है। कई बार ये आ जाता है कि कौन सी कंप्लेंट जो है वो नहीं लेता आरबीआई, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है टॉपिक। अब बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। देखिए, कंज्यूमर है कौन, इंडिविजुअल, हम लोग एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो गुड्स परचेज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग रीसेल के लिए अगर कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। किसी ने 20 एसी खरीदे आगे रीसेल करने हैं, वो कंज्यूमर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहा है प्रोडक्ट, वो भी नहीं है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इसमें इंक्लूड होती है। आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे कोई सामान खरीद रहे हो, आपको रिफंड नहीं दिया गया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव आया, तो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में आओगे। बट आपने देखा है क्या, जब आप ई कॉमर्स पे कुछ गुड्स खरीदते हो तो वहां पे बोला जाता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को डिस्प्ले करो, तो यहाँ पे गुड्स जो है एक्सक्लूड की गई है जो रीसेल के लिए है, गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस और फ्री ऑफ चार्जेस अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, या सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज, तो एक्सक्लूड कर दी गई है। ये एक्ट एक्सटेंड होता है होल ऑफ द इंडिया, एक्ट किसी और लॉ को ओवरराइड नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये कौन से उसमें मैटर्स में डील करता है, कंज्यूमर राइट की वायलेशन हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, बाकी सारे सर्कमस्टांसेस जिनसे क्या है कंज्यूमर राइट को क्या हो रहा है, डेट्रीमेंटल है कंज्यूमर राइट्स के लिए, यानी कंज्यूमर्स को अपने राइट जो है वो नहीं मिल पा रहे, राइट। देखिए, कंज्यूमर हमने डिस्कस किया, गुड्स और सर्विसेज परचेज करे कंसीडरेशन के लिए, रीसेल और कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं। ईएमआई पे कर रहे हो, कोई सामान आप खरीद रहे हो, बाद में पेमेंट करनी है, थोड़ा सा पे कर लिया, हाफ कर दिया, तो भी आप कंज्यूमर ही हो गए। कमर्शियल पर्पस में नहीं आते हो, कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहे हो कोई सामान, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। बट अगर अर्निंग के लिए खरीद रहे हो, लाइवलीहुड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, तो आप कंज्यूमर हो। एक लेडी है सुनीता जी, उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी,
कपड़े सिलना है, पैसा कमाना है, तो क्या होंगी? वो कंज्यूमर होंगी। वो आगे सिलाई मशीन खरीद के आगे अपना मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल नहीं कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड चला रही है अपनी, तो कंज्यूमर मानी जाएंगी। कंज्यूमर के क्या क्या राइट है? आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो कैंपेन्स लॉन्च किए जाते हैं इंडिया में भी, है ना? आपको अवेयर करवाया जाता है कि आपके ये राइट्स हैं एज अ कंज्यूमर। तो प्रोटेक्ट करना उन गुड्स से जो हजार्डस है कंज्यूमर के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। कई आप बिल मांगने जाते हो, कोई आपको बिल ही नहीं देता, ठीक है? प्रोडक्ट आपने लिया, अब आपने एक दिन भी नहीं हुआ यूज करते हुए, उससे आपको दिक्कत होगी, एक्सपायर मतलब वो क्या हो गया, खराब हो गया, और वो पर्सन रिफंड नहीं दे रहा अगर आपको, ठीक है? तो रिड्रेसल आप सीख कर सकते हो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स पे, और एडिक्वेट कंपनसेशन भी आपको मिलती है, ओके? और कंज्यूमर एजुकेशन रिसीव करना। अब अंडर सेक्शन 83 of this act, product liability action may be brought by the complainant against a product manufacturer, product service provider और product seller। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में, ठीक है? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो जो हार्म आपको हुआ। मतलब आपने ऑनलाइन क्या मंगाया, सपोज कीजिए आपने मंगाया माइक्रोवेव, अमेज़न से मंगा लिया आपने, यूज़ किया, ब्लास्ट हो गया 2 दिन में ही, और आपको चोट भी आ गई, ठीक है? आपको हार्म हो गया, फिजिकल हार्म। तो आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो क्योंकि आपको हार्म हुआ उससे। सिमिलरली अगर आप कोई हेयर ड्रायर मंगवा रहे हो, कोई और सामान मंगा रहे हो जिससे आपको हार्म हो रहा है, तो आप कंप्लेंट फाइल करोगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट या नेशनल कमीशन में, जो भी केस है, कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो कि आपको चोट लगी उसको यूज़ करके। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे बोला, बिल नहीं आपको देना, डिफेक्टिव गुड्स मिक्सिंग कर देना, है ना? बोला कि ये ऑर्गेनिक है, आजकल बड़ा चला हुआ है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बट ऑर्गेनिक एक्चुअल में नहीं होते, उनमें मिलावट होती है, ठीक है? जो गुड्स आप खरीद के गए थे उनको फिर क्या है, रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, ना तो रिफंड मिलेगा, जबकि पॉलिसी में लिखा है कि रिफंड आना है, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। तो दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी काउंसिल्स बनाई गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस भी हैं आपके, फिर कंज्यूमर मेडिएशन सेल्स भी है। इनका काम क्या होता है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का एडवाइस देना, बस। किसको? गवर्नमेंट को, कि देखो ये एनालाइज करते हैं मार्केट में जाके कि देखो बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, फेक एडवर्टीजमेंट कंपनीज ला रही है, तो आपको जरूरत है थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की। इनका काम यही होता है, एडवाइस देना। सीसीपीए मेन अथॉरिटी रेगुलेटर है, ये एक तरीके से मार्केट रेगुलेटर है। जैसे आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है ना, सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए मेन रेगुलेटर है। सीसीपीए के पास बहुत ब्रॉडर पावर है, तो वो हम पढ़ेंगे अब आगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जैसे कंज्यूमर कोर्ट जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। मूवी देखने गए थे, पॉपकॉर्न का ज्यादा प्राइस चार्ज किया गया, कहाँ जाओगे? डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। फिर आपके मेडिएशन सेल्स बनाए गए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, आपसी सहमति से मामला सॉर्टेड आउट हो जाए, राइट? तो ये 4 मेन पिलर्स है। तो हमने डिस्कस किया किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मैक्सिमम 36 मेंबर। कौन होता है इसका मिनिस्टर इन चार्ज? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल। काउंसिल में होता कौन है? सारे मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करते हैं इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक मीटिंग होती है इनकी एक साल में, ठीक है? काम क्या? एडवाइस देना ऑन प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। ये सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है जो चेयरपर्सन है, ठीक है? इनकी 2 मीटिंग होती है, इनमें 10 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है? 2 मीटिंग इनकी हर साल रहती है, उनकी एक रहती है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कलेक्टर जो होता है ना डिस्ट्रिक्ट का, वो होता है इसका चेयरपर्सन। इनकी भी 2 मीटिंग्स रहती है, ठीक है? और काम यही है कि डिवाइस देना, कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देते हैं, ये स्टेट लेवल पे ही और नेशनल लेवल पे। फिर आपकी आती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये क्या कौन से मैटर देखते हैं? कंज्यूमर राइट की वायलेशन हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और ये प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एनफोर्स करते हैं राइट ऑफ कंज्यूमर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ कमिश्नर, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। इनके पास इन्वेस्टिगेटिव विंग है, अंडर सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट की इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, ठीक है? ये देखिए, तो इस तरीके की चीजें जो होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपके ऑनलाइन शॉपिंग में 30 डार्क पैटर्न्स, इन्होंने अलर्ट इनकी वेबसाइट पे ये सारी चीजें दी गई है। अगर कोई बोल रहा है बाई वन गेट थ्री लिमिटेड टाइम ऑफर जस्ट 499, फिर आपको बाद में ज्यादा चार्जेस ले लिए जाते हैं, ठीक है?
आपका और भी बहुत सारे जो कंप्लेंट्स जो आप देख पाओगे अगर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो किन किन मैटर्स में ये डील करते हैं। अगर किसी ने सामान लेने से मना कर दिया, डिफेक्टिव गुड्स डिलीवर की और आपको नहीं दे रहे थे फंड, तो आपको कहाँ पे कॉल करनी है, वो सारी चीजें इन्होंने बताई होती है। अब इनके पास पावर क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी बैठाते हैं ये, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकते हैं, केसेस फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कमीशन में कि लीगल एक्शन लिया जाए। पावर टू इशू सेफ्टी नोटिस भी भेजते हैं, रिकॉल और रिफंड। अगर इनको लगता है कि कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, वो बोल सकते हैं कंपनी को कि इस प्रोडक्ट को हटाओ मार्केट से और इसकी मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं होगी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर सकते हैं ये, जिससे कंज्यूमर को हार्म हो रहा है। पावर इनके पास टू रेगुलेट एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब देखो एड्स बोलती है कि 7 डेज में डायबिटीज आपकी दूर हो जाएगी ये वाली मेडिसिन खाने से। पे कहाँ पे है ट्रुथ? तो ऐसे जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, माउंटेन ड्यू पियोगे तो यू विल बी फ्लाइंग, लाइक दिस काइंड ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इनके ऊपर ये एक्शन लेते हैं। इनके पास पावर होती है कि उस एडवर्टीजमेंट को ये बंद कर सकते हैं और फाइन भी लगाते हैं। अभी कुछ केसेस की बात करें, देखिए अभी रिसेंटली मार्च में इन्होंने क्या किया, 8 लाख का फाइन लगाया सीसीपीए ने। एक कंपनी थी जो क्या क्लेम कर रही थी बच्चों के रिगार्डिंग कि 3 महीने में बच्चे क्रॉल कर सकते हैं, 8 महीने में वो चलने लग जाएंगे और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगी, जो कि फॉल्स है। उनके पास कोई वैलिड साइंटिफिक एविडेंस था ही नहीं। तो उन्होंने 8 लाख का फाइन उनको लगाया है। और भी बहुत सारी कंपनीज पे टाइम टू टाइम सीसीपीए फाइन लगाती रहती है, जैसे फर्स्ट क्राई है विच इज डीलिंग विद द बेबी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, कि आप दिखा रहे हो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 499, ठीक है, टैक्स वगैरह इंक्लूड करके। बट जब पर्सन परचेज करता है तो ये प्राइस आप 530 या 600 तक पहुंचता है, तो इनको भी 2 लाख तक की पेनल्टी इन्होंने लगाई थी। राइट, स्नैपडील पे भी लगाई थी कि कुछ प्रोडक्ट्स आप ऐसे बेच रहे हो। तो ये ऑनलाइन भी डील करते हैं, ऑफलाइन भी, सब जगह इनके पास ब्रॉडर पावर है कि ये रिकॉल कर सकते हैं, रिफंड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं फॉलो करते हो सेंट्रल अथॉरिटी की डायरेक्शंस को, तो आपको जेल हो सकती है 6 महीने की, और फाइन जो 20 लाख तक हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हो जो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का वो करवाते हो आगे, ठीक है, गलत एडवर्टीजमेंट शो करते हो, तो 2 साल की जेल, फाइन अप टू 10 लाख। फिर से वही ऑफेंस कर रहे हो जो आपने पहले किया, अगेन रिपीटिंग द सेम वन, तो फिर जेल 5 साल की और फाइन अप टू 50 लाख आपको हो सकता है। फिर आपका 3 टायर सिस्टम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। आपका देखिए कमीशंस की बात कर रहे थे हम, है ना, नेशनल कमीशन, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है। तो क्या होता है, ये यहाँ पे रिपीट हो गया, जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, राइट। ये 3 है आपके मेन। ओके, नेशनल कमीशन क्या देखता है, हैंडल करता है केसेस जिनकी वैल्यू एक्सीडिंग 2 करोड़ है। और अपील अगर स्टेट कमीशन से किसी ने करनी है तो नेशनल कमीशन देखेगा। मतलब जो कंज्यूमर कोर्ट्स है, कहाँ पे जाओगे आप, स्टेट कमीशन। अगर आपको 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में नुकसान हुआ, ठीक है, तो वहां स्टेट कमीशन के पास जाओगे। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील ये सुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से केसेस देखते हैं, जहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपकी अप टू 50 लाख है, राइट। तो ये कंज्यूमर कोर्ट एक तरीके से मान लीजिए जैसे ना अथॉरिटीज होती हैं, ट्रायंगल सिस्टम है, पहले डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल है। ये तो हो गया कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर इतने अमाउंट की है, तो आप यहाँ कार खरीदी आपने, बहुत अच्छी कार जिसका प्राइस 1 करोड़ था, डिफेक्ट निकल गया, उसमें 3 दिन चलाई आपने, निकल गया, कहाँ जाओगे, कहाँ पे जाओगे, स्टेट कमीशन में, क्योंकि वैल्यू क्या थी, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में ना, 1 करोड़ की आपकी कार थी, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट होता है, मिनिमम 4 मेंबर, एक एटलीस्ट 1 वीमेन होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहाँ पे रिटायर्ड सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे। और 4 साल तक का इनका टेन्योर रहता है। प्रेसिडेंट के लिए मैक्सिमम एज 70 है, 67 मेंबर्स के लिए होती है। स्टेट के लिए प्रेसिडेंट प्लस मिनिमम 4 मेंबर्स, सेम एटलीस्ट 1 वीमेन। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं रिटायर्ड सिटिंग हाई कोर्ट जज, 4 ईयर और आपका अप टू क्या 65 67 ईयर, डिपेंड करते हैं स्टेट रूल जो फॉलो होते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, प्रेसिडेंट प्लस मिनिमम 2 मेंबर, एक विमेन तो होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे अपॉइंट करता है, ठीक है। रिटायर्ड सिटिंग क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज होता है और 4 ईयर तक इनकी टर्म्स होती है, एज अप टू 65 ईयर। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। अपील करनी हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट, कितने दिन में कर सकते हो, विद इन 45 डे। किसको, स्टेट, जैसे कहा ना, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल, ऐसे अपील कर सकते हो। बट आपको 50% डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फैसला सुनाया और बोला कि इतना पैसा डिपॉजिट कराओ, मान लीजिए 10 लाख,
तो 10 लाख की जगह 5 लाख यहाँ पे डिपॉजिट कराओगे, फिर आप स्टेट कमीशन में अपील कर पाओगे। स्टेट कमीशन के फैसले के अगेंस्ट अपील करना चाहते हो, कर सकते हो विद इन 30 डेज टू नेशनल कमीशन। 50% अमाउंट यहाँ पे भी डिपॉजिट कराना है। अगर नेशनल कमीशन के अगेंस्ट अपील करना चाहते हो विद इन 30 डेज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। 50% अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है, राइट। अब कैसे कंप्लेंट करोगे? कंज्यूमर कर सकता है, कोई रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। अब बहुत सारे कंज्यूमर, आप मूवी देखने गए थे, कितने सारे कंज्यूमर थे? मान लीजिए 50 थे। सबके साथ ही कि पॉपकॉर्न का प्राइस टैक्स के साथ बहुत ज्यादा चार्ज कर लिया। अब आप सारे लोग साथ में मिलके कंप्लेंट कर सकते हो, बट डिस्ट्रिक्ट कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप शॉपिंग कर रहे थे, सबसे जो है ना कैरी बैग पे बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया 10 कस्टमर से, तो सेम इंटरेस्ट हुआ आपका, सबसे चार्ज किया ना, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की परमिशन के साथ आप कंप्लेंट कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर सकती हैं कंप्लेंट्स, जो भी मैनर है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस इसके ऊपर। कॉस्मेटिक कंपनी ने लॉन्च किया एडवर्टीजमेंट, क्लेम किया कि स्किन क्रीम जो है परमानेंटली रिमूव करते हैं रिंकल विद इन 5 डेज। मैनी कंज्यूमर ने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, हम खरीदते हैं ना टीवी पे देख के प्रोडक्ट्स, बट बाद में पता चला वो तो मिसलीडिंग थी। सेवरल कंप्लेंट्स रिसीव की गई, अथॉरिटी ने इनिशिएट किया इन्वेस्टिगेशन और डिसाइड किया कि इंपोज करनी पेनल्टीज, स्टॉप करनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। किसके पास पावर है ये सारी चीजें करने की? हमने पढ़ा किसके पास? सीसीपीए के पास, ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो रेगुलेटर है, जो ये देखता है कौन मिसलीड कर रहा है, कौन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, उनको रोकेगा। मिस्टर रोहित ने नोटिस किया अनऑथराइज ट्रांजैक्शन 50,000 की फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया बैंक को, फाइल कर दी कंप्लेंट, बैंक ने रिजॉल्व नहीं किया इशू, 30 दिन हो गए। तो आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम के तहत मिस्टर रोहित क्या करेंगे? फाइल करेंगे कंप्लेंट विद आरबीआई ओम्बड्समैन थ्रू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के थ्रू, ठीक है। बी, कंज्यूमर ने फाइल की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो सप्लाई करे डिफेक्टिव अप्लायंसेस। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने पास कर दिया ऑर्डर कंपनी के फेवर में। कंज्यूमर को लगा कि ये डिसीजन तो अनफेयर है, वो चैलेंज करना चाहते हैं इस ऑर्डर को। तो किसके पास जाएंगे? वो किसके पास जाएंगे? 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल में कंज्यूमर जो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हो तो क्या पढ़ा था हमने? स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर ने फाइल की कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, डिले हो रहा है नेफ्ट क्रेडिट में। ऑम्बड्समैन ने अवार्ड पास कर दिया इन द फेवर ऑफ कस्टमर। कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, इन्फॉर्म कर दिया बैंक को। बैंक डिससेटिस्फाइड है कि ये डिसीजन सही नहीं, वो चैलेंज करना चाहते हैं। कितने दिन में जाएंगे वो, कितने दिन में अपील कर सकता है बैंक अपीलेट अथॉरिटी के पास? विद इन 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी was earlier punished for publishing misleading advertisement। कुछ टाइम के बाद कंपनी ने फिर से सेम फॉल्स एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक तरीके से लॉन्च कर दिया सेम प्रोडक्ट का। तो कितनी पनिशमेंट उनको होगी? कितनी थी? 6 महीने की फाइन अप टू 20 लाख, 2 साल की फाइन अप टू 10 लाख, या 5 साल की और फाइन अप टू 50 लाख। तो हमने कहा था बार बार सेम ऑफेंस कर रहे हो तो 5 साल तक की जेल और 50 लाख तक का फाइन आपको लग सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मैं बता दूं आपको, आप अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। मार्च क्लोजिंग में जा रहा है, बट थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा टाइम निकाल निकाल के प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको लगता है आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। एक आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इसमें आपको क्या मिलता है? देखो, 4 सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग क्लासेस, फिर बाद में लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। तो कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड यूज करना है MAR80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। बाकी इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो एज पर योर नीड। साथ के साथ लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 लॉन्च हो चुके हैं, इसमें आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिल रही हैं। 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। मॉर्निंग इवनिंग आपकी क्लासेस रहती हैं 2-2 घंटे की। क्लास मिस भी हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिल रही है। फिर अगर आपकी प्रिपरेशन होगी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे हैं फ्लैट 80% ऑफ के साथ। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप देखना चाहते हो क्या लेवल है। 3 आवर का ट्रायल कोर्स में एनरोल कर लीजिए विद जस्ट ₹1, आपको पता चल जाएगा क्लासेस का लेवल, उसके बाद ही आप कोर्स परचेज कर लीजिए। एक तरीके से तसल्ली आपकी हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी मेंटर टॉक के बारे में। हमारी मेंटर टॉक रहती है हर 15 दिन में, यानी आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मतलब कोई भी दिक्कत आप फेस करो, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर डर लग रहा है,
एनीथिंग। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।